देखो, आठवां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कंपनी के छोटे से लेकर बड़े फैसले तक, यानी कि पिन टू प्लेन, छोटे से लेकर बड़े फैसले डिसीजन तक जो कंपनी का टॉप बॉस है वो ले रहा है, इसका मतलब उस कंपनी में सेंट्रलाइजेशन है। काम नहीं हो पाएगा ठीक से। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसने अपने सारे पावर्स जो है बांट दिए हैं अपने लोगों में कि भैया अपने अपने लेवल पे डिसीजंस लो, मैं इतने छोटे छोटे फैसले नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये हमारी कंट्री है। अब कंट्री के अंदर सारे के सारे छोटे से लेकर बड़े फैसले तक मोदी जी लेने लग जाएं, सारे छोटे से लेकर बड़े फैसले तक। ठीक है, कैसे? मान लो मैंने तुमको एक थप्पड़ खींच के मार दिया, मजाक कर रहा हूं, मारूंगा नहीं, मान लो एक थप्पड़ खींच के मार दिया। अब ये हुआ कि भाई इसका फैसला कौन करेगा? नहीं, पुलिस नहीं करेगी क्योंकि सारे फैसले तो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मोदी जी का वेट होगा क्योंकि वो तो और भी काम निपटा रहे होंगे। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने बाद उनको टाइम मिला, वो आए, फिर इस फैसले का वो बैठ कर निपटारा करेंगे कि लखनऊ, यूपी के अंदर, लखनऊ के इस जिले में, निराला नगर के अंदर, इस थाने के अंदर ये मामला हुआ है, मोदी जी जा रहे हैं निपटाने। फिर वो आएंगे और इस मामले को निपटाएंगे। सोचो अगर ऐसे छोटे छोटे फैसले वो लेने लगे, उनके पास क्या कंट्री को डेवलप करने के लिए सोचने के लिए कुछ टाइम बचेगा? कोई टाइम ही नहीं बचेगा क्योंकि छोटे से लेकर बड़े फैसले तक वो खुद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने सेंट्रलाइजेशन नहीं करा। वो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है ना, किम जोंग उन, उसकी तरह कि वो छोटे से लेकर बड़े फैसले तक खुद करे जा रहे हैं कि उसमें लोग बाल कैसे कटाएंगे, घर कौन से कलर का होगा, घर में पेंटिंग किसकी लगेगी, छोटे से लेकर बड़े फैसले तक कर रहे हैं भाई साहब। वो सेंट्रलाइजेशन। जब पावर, डिसीजन लेने की पावर एक हाथ में सिमट के रह जाती है ना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर मोदी जी या हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो क्या है? सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री ने अपनी सारी की सारी जो पावर्स है वो 28 चीफ मिनिस्टर्स में डिवाइड कर दी कि भाई देखो, आप अपने अपने स्टेट के फैसले खुद लो। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाए स्टेट के अंदर, आप लोग से ना संभाला जाए, तब लेके आ जाना। जब तक संभाला जा रहा है खुद संभालो, खुद फैसले लो। अच्छा, अब यूपी के अंदर भी क्या है? जैसे यूपी का जो मामला है, अगर देखें, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, अब उन्होंने भी क्या किया है, सारी पावर अपने हाथ में नहीं रखी। 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बांट दी कि भाई आप लोग अपने अपने जिले का फैसला लो, है ना। कोई बहुत बड़ा मैटर जिले में हो जाएगा तो लेके आ जाना, वरना फैसला लो अपने अपने स्तर पे, फैसला आप लीजिए। अब जिले के अंदर आइए, जिले के अंदर जैसे लखनऊ है। अब लखनऊ में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है वो भी हर फैसला खुद नहीं करते। उन्होंने भी अपने अंदर, जिले के अंदर बहुत सारे थाने हैं, उनमें पावर्स बांट रखी है दरोगा लोग को कि वैसे अपने अपने जो थाने के क्षेत्र के अंदर आता है, आप लोग फैसला लो। हाँ, कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाए तो लेके आ जाना मेरे पास, है। तो इस तरीके से क्या है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है किसी कंट्री में ना, तो डिसीजंस फटाफट होते हैं। जैसे कंट्री के अंदर मैंने आप खींच के थप्पड़ मारा, आप जो कंप्लेन करोगे, पुलिस आएगी, निपटारा करके 2 मिनट में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ किसी को वेट ही नहीं करना है ना। अब इस पुलिस वाले को थोड़ा ना वेट करना है कि मोदी जी आएंगे तब वो बताएंगे कि क्या करना है, तब मैं नहीं भैया, अपने स्तर पर फैसला लो। डिसीजन लेने की पावर यहाँ इसके हाथ में है, तो डिसीजन ऐसे होगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर कोई आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार देता, तो पहले किम जोंग उन साहब का वेट होगा 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक, फिर वो आएंगे, फिर फैसला सुनाएंगे। तो वहाँ डिसीजन बहुत डिले हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को? फिर ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर ना, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। तो डिसीजन फटाफट हर लेवल पे होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास पावर है डिसीजन लेने की। ठीक, सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन फटाफट हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ एक दूसरे से पूछना पड़ेगा, कि उनका वेट करना पड़ेगा, वो आएंगे तो डिसीजन लेंगे, तो वहाँ बहुत स्लो हो जाता है। कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक जाती है, एक्सपेंशन नहीं हो पाता, प्रॉफिट नहीं कमा पाती, है ना। फिर यही कह रहे हैं कि भाई आप अपनी कंपनी के अंदर दोनों रखो, सेंट्रलाइजेशन भी रखो, डिसेंट्रलाइजेशन रखो। कंपनी के जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो अपने हाथ में रखो, सेंट्रलाइजेशन। बाकी जो छोटे मोटे फालतू काम है ना, वो बांट दो लोगों को, है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, दोनों रखो। ये कह रहे हैं फेयोल। ठीक है, समझ में आई बात? आ जाओ भाई साहब, अब आ जाओ स्केलर चेन। स्केलर चेन कहते हैं कि स्केलर चेन में फेयोल ये कहते हैं कि कंपनी के अंदर ना एक हायरार्की होनी चाहिए। बिना हायरार्की का काम होगा नहीं।
है ना, बिना हायरार्की के काम नहीं होगा। जैसे आपका स्कूल है, अब अभी स्कूल के अंदर मान लो सबसे ऊपर आते होंगे आपके जो मैनेजर सर हैं, फिर उसके नीचे आते होंगे जो प्रिंसिपल सर हैं, ठीक, फिर उसके नीचे आते होंगे जो इंचार्ज हैं, ठीक, फिर उसके नीचे आते होंगे जो टीचर्स हैं, फिर उसके नीचे आते होंगे जो बैच होल्डर्स रहे होंगे, होते हैं ना हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक, ये होते हैं। तो इस तरीके की एक हायरार्की होनी चाहिए। क्यों हायरार्की होनी चाहिए? सोचो फेयोल ऐसा क्यों कह रहे हैं हायरार्की होनी चाहिए, समझो बात को। बेसिकली फेयोल ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल है, वहां पर सबको सबका काम पता होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनो एक बार फिर से। सबको सबका काम पता होना चाहिए। जैसे बैच होल्डर्स को इनका काम इनको पता है कि भाई स्कूल के अंदर बच्चे शैतानी ना करें, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, क्योंकि इनको पता है, अब इनका काम पता है। टीचर्स को भी पता है कि भाई टाइम पे सिलेबस खत्म करना है, टाइम पे क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, चेक करना है, रिजल्ट करना है, इनको भी इनका काम पता है। इंचार्ज, इनको भी इनका काम पता है कि भाई टीचर से काम करवाना है, इतने टाइम तक ही होना चाहिए, इतने टाइम तक ही होना चाहिए, इनको भी इनका काम पता है कि भाई इनसे क्या क्या काम लेने। और फिर इस तरीके से पूरा हायरार्की बनी हुई। अब देखो सबको सबका काम पता है। अब जब सबको सबका काम पता होगा तो हर आदमी ये सोचेगा कि भाई मैं अपने हिस्से का काम खत्म कर दूं, वरना मेरे से अगर कोई गड़बड़ी हुई ना तो मुझे अपने से ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा। तो हर आदमी को ये डर लगा रहेगा कि भाई मेरा जो काम है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरे काम में कोई गड़बड़ी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे काम में गड़बड़ी हुई तो मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है। ऐसे ही टीचर्स को डर रहेगा कि भाई मैं टाइम पे सिलेबस करूं, टाइम पे ये करूं, टाइम पे ये करूं, टाइम पे ये करूं, तो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करेगा। क्यों? उसको पता है कि अगर मेरे काम में गड़बड़ी हुई जवाब देना पड़ेगा। इनको भी पता है कि इनको भी अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करना है, क्योंकि इनके काम में गड़बड़ी हुई तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको भी अपना काम पता है कि अगर इनसे गड़बड़ी हुई तो इनको इनके ऊपर वो जवाब देना पड़ेगा। बस समझे? तो फेयोल कहते हैं कि ये हायरार्की होना बहुत जरूरी है। और हायरार्की के अंदर पहले आप हायरार्की बनाइए, फिर सबको सबका काम समझाइए, और फिर उसके अंदर ये बताइए कि कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसकी तरफ जवाबदेही तय होगी। आई बात समझ में? ये चीज़ है कि कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा। ये कहते हैं स्केलर चेन होना चाहिए भाई साहब। बिना हायरार्की के ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। हायरार्की होगी तो सबको सबका काम पता होगा और सब डर से अपना अपना काम करेंगे, क्योंकि अगर काम में गड़बड़ी हुई तो ऊपर वाले को जवाब देना है, वो ऊपर वाला नहीं इनके ऊपर वाला जवाब देना पड़ेगा। फिर अच्छा एक चीज़ और कहते हैं इसमें कि भाई अगर जैसे मान लो कि टीचर्स हैं, ठीक है, अब टीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये अकाउंट्स के टीचर हैं और ये केमिस्ट्री के टीचर हैं, ठीक है। अब जैसे ये अकाउंट्स के टीचर हैं, फिर ये पूरा ये मतलब इसके लिए एक अलग इंचार्ज होंगे, है ना, इसके लिए एक अलग इंचार्ज होंगे, इनके लिए एक अलग इंचार्ज होंगे, जो साइंस के लिए को देखेंगे, फिर इधर कॉमर्स को जो देखेंगे उसके लिए अलग। आप समझिए, जैसे मान लीजिए अब अकाउंट्स के टीचर को कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब तो क्या करें, कहाँ से सॉल्व करें? तो फेयोल कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने लेवल के जो टीचर हैं वहाँ से आप उनको हेल्प ले सकते हैं। बस करना ये होगा कि अपना जो इमीडिएट मतलब जो बॉस है, अपना जो आपका जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है या सुपरवाइज़र है, उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। तो करना कुछ नहीं है, बस इंचार्ज मैम को इन्फॉर्म करना है, सर को इन्फॉर्म कर देना कि मैं इनसे हेल्प लेने जा रहा हूँ, और फिर आप इनसे हेल्प आराम से ले सकते हैं। इसको फेयोल ने बोला है गैंग प्लैंक। क्या बोला इन्होंने? गैंग प्लैंक, ठीक है, कि सेम लेवल के अधिकारी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बस अपने अपने इमीडिएट जो ऑफिसर्स हैं उनको बता करके, है ना। ये फेयोल साहब ने कहा है। तो स्केलर चेन का होना और बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, तभी सब लोग अपना डर से अपना काम करेंगे और उसके बाद तभी कंपनी आगे जाएगी, ईमानदारी से जब काम होगा। आई बात समझ? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में है अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ऑर्डर। ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ऑर्डर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओ माय गॉड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है क्या, कि आप सुबह सुबह उठे हो, ड्रेस पहना, शूज़ पहना और टाई ढूंढ रहे हो, टाई नहीं मिल रही है सबके साथ हुआ होगा ना, सबके साथ हुआ होगा। टाई नहीं मिल, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ पहन लिया, मिल गया, जूता नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हैंकी नहीं मिल रही है, फिर आप ढूंढते हो उसको। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की इसकी वजह से फेयोल कहते हैं
कि आप अपने घर में हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह तय कर दो। लो भाई साहब, फिर कहते हैं कि एवरी वन एंड एवरीथिंग मस्ट हैव अ सर्टेन प्लेस। सोचो, अगर आप अपने टाई का एक स्पेशल जगह तय कर दो कि मैं जैसे स्कूल से आऊँगा अपनी टाई इस हैंगर के अंदर टांग दूंगा, अपने जूते ड्रॉर में डाल दूंगा, अब क्या होगा? अब क्योंकि आपने हर एक चीज़ के, मोबाइल में कबर्ड पे रख दूंगा, अब हर एक चीज़ के लिए आपने जगह तय कर दी है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आप नींद में भी जाओगे ना तो आपको वो चीज़ वहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की एक जगह है। ठीक है, कभी आप मम्मी को किचन में खाना बनाते हुए देखिए, आप देखिए वो आंख बंद करके भी अगर जीरे का डब्बा ढूंढने के लिए कहेंगी तो आराम से इसे निकालेंगी बीच में से और करके फिर वहीं पे रख देंगी। क्या है? क्योंकि उन्होंने हर एक डब्बे का एक स्पेसिफिक जगह तय कर रखा है, इसलिए उनको टाइम नहीं लगता ढूंढने में। फिर ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब एवरी वन एंड एवरीथिंग मस्ट हैव अ सर्टेन प्लेस। फिर कहते हैं बिजनेस के अंदर, जब आप एक बिजनेसमैन हो, जब आप कंपनी चला रहे हो, अपने एचआर का एक स्पेशल केबिन बनाओ, अपने प्रोडक्शन मैनेजर का एक स्पेशल केबिन बनाओ, अपना जो परचेज मैनेजर है उसका एक स्पेशल केबिन बनाओ, सेल्स मैनेजर है उसका एक अलग, एरिया मैनेजर है उसका अलग, जोनल मैनेजर है उसका अलग, हर एक आदमी के लिए एक केबिन बनाओ, उनकी जगह फिक्स करो कंपनी के अंदर। क्यों? कि कल को अगर कोई मिलने आए तो वो आदमी ऐसे फटाफट वो आदमी ढूंढा जा सके। पता चले सेल्स मैनेजर से कोई मिलने आए, सेल्स मैनेजर पता कहीं बैठ के रील्स देख रहा है, नहीं, फिर वो डिले हो जाएगा, बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डिले हो जाएगा। परचेज मैनेजर से कोई मिलने आए, परचेज मैनेजर को ढूंढ रहे हैं उन्हें मिलेंगे। जगह तय करो, जगह तय करो, फ्यूल कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों की जगह नहीं तय होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं उनकी भी एक जगह तय होनी चाहिए कि जो है ये मशीन कहाँ रखी जानी चाहिए, है ना, ये चीज़ कहाँ रखी जानी चाहिए, पेंसिल कहाँ रखा जाना चाहिए, इरेजर कहाँ रखा जाए, हर एक चीज़ की एक जगह तय होनी चाहिए ताकि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। होता क्या है, जब अनकॉन्शियसली हम कहीं कोई चीज़ रख देते हैं ना, ढूंढने में घंटों बर्बाद हो जाते हैं। फिर कहते हैं यही नहीं बर्बाद करना है। बिजनेस के अंदर एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, मिली सेकेंड इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हम एक सेकंड भी नहीं बर्बाद कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बिजनेस के अंदर लगाओ, हर एक इंसान की जगह फिक्स करो, हर एक चीज़ की जगह फिक्स करो और उस चीज़ को वहाँ पर होना ही चाहिए ये तय करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई किसी से मिलने आए तो वो वहीं पर मिले और इससे टाइम हमारा सेव हो। आई बात समझ में? ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? फ्यूल कहते हैं कि भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है ना समानता, कि आप इमेजिन करो, सोच के देखो कि आप कंपनी के अंदर हो, जॉब कर रहे हो, 100 लोग वहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए हैं, बॉस आता है, बोलता है ओए कल्लू जरा वो फाइल ले गया। कितना ह्यूमिलिएटेड फील करेगा वो। मान लो कोई छोटी हाइट की लड़की, ओए बटली इधर नाटी गई, किधर फाइल ले गया, कितना गंदा लगेगा। ओए कालिया इधर। अरे मतलब फ्योल कहते हैं कि किसी बहुत 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 ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्योल कहते हैं कि कंपनी के अंदर किसी को भी कास्ट, कलर, रिलीजियन, जेंडर, क्या क्या बोला मैंने, कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार, कास्ट, रिलीजियन, कलर, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। समानता, सबको बराबर की तरह ट्रीट करिए। कंपनी के अंदर आया उसका कोई जाति धर्म नहीं है, कंपनी के अंदर आया कोई कलर वलर नहीं है, कंपनी के अंदर आया कोई जेंडर नहीं है, कंपनी के अंदर आया कोई जाति धर्म से नहीं है, सब बराबर है। फिर कहते सबको बराबर की तरह ट्रीट करो, हैं, कोई वहाँ लड़की लड़का नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई जो है छोटा बड़ा नहीं है, काला काली नहीं, सब बराबर है वहाँ पे। फिर कहते हैं इससे क्या होगा, जब आप सबको बराबर का ट्रीटमेंट दोगे ना तो एम्प्लॉयज़ में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन रहेगा। वो सब एकदम खुश रहेंगे कि सबको बराबर माना जा रहा है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा सुंदर लड़की है तो मैनेजर उसका ज़्यादा जो है उसको प्रायोरिटी दे रहा है। इससे बाकी लोगों में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि यहाँ पर पोटेंशियल के बेसिस पे और टैलेंट के बेसिस पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो फालतू चीज़ गिरी की वजह से प्रमोशन हो रहा है। ख़राब चीज़ है, कंपनी नहीं चलेगी, डूब जाएगी। फ्यूल कहते हैं बिजनेस है, मजाक नहीं है। बहुत कॉन्शियसली करो, बिजनेस कर रहे हो, यू आर नॉट जोकिंग हियर।
ठीक है। फिर अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फिर कहते हैं कि कंपनी के अंदर ना, पहली बात तो एम्प्लॉयज का सिलेक्शन बहुत रिगरस प्रोसेस के थ्रू करो। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनना। फ्योल कहते हैं कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का सिलेक्शन बहुत रिगरस प्रोसेस से करो। क्यों फ्योल ने कहा ऐसा? क्योंकि देखिए, अगर गलती से आपकी कंपनी के अंदर गधा आ गया, गलती से अगर आपकी कंपनी के अंदर गधा आ गया, तो कितना भी ट्रेनिंग दे दीजिए बाबू, वो शेर नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, एक बार अगर गलती से भी आपने किसी गधे को ले लिया, तो कितना भी ट्रेनिंग देंगे वो शेर नहीं बनने वाला। क्या मतलब? यही फ्योल कह रहे हैं, यही गधे को नहीं लेना है कंपनी के अंदर। कंपनी है, मजाक नहीं हो रहा, बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। क्या कहते हैं कि पहली बात तो सिलेक्शन जबरदस्त करना। सिलेक्शन में उसी को लेना जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर दम होगा कुछ करने का, है उसी को कंपनी के अंदर आने देना। हाँ, रिगरस प्रोसेस से सिलेक्शन का प्रोसेस इतना टफ कर दो, इतना टफ कर दो, इतना टफ कर दो कि जो उसको पास करके आओ, वो सच में एकदम ऐसा आदमी हो कि मज़ा आ जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त आदमी होना चाहिए। और ज़बरदस्त आदमी को जब एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब उस आदमी को थोड़ा टाइम दो, है ना, थोड़ा स्टेबिलिटी दो। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल उस आदमी को काम करने दो। लेट हिम वर्क, लेट हिम गिव फ्री हैंड। उसको एकदम फ्री हैंड दे दो, उसको अपने हिसाब से काम करने दो। अपने हिसाब से काम करेगा, ज़बरदस्त 1-2 साल में आपको ऐसा रिजल्ट कंपनी के अंदर देगा ना, किसी एम्प्लॉय ने नहीं दिया हो। लेकिन आप रुकने तो दो। अब आपने इतना रिगरस प्रोसीजर से सिलेक्शन किया, इतने टफ प्रोसेस है, और आते ही 2 दिन में कह रहा हूँ हाँ भाई दिखाओ कौन सा तीर मारा तुमने। अरे 2 दिन में कौन सा तीर मार देगा यार वो, है 2 दिन में कौन सा तीर मार देगा, 2 महीने में कौन सा तीर मार देगा। रुकने तो दो, थोड़ा रुको बाबा, रुको, थोड़ा सा स्टेबिलिटी दो, है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, थोड़ा रुको तो, है स्टेबिलिटी। फिर ये कह रहे हैं कि पहली बात तो एम्प्लॉय का सिलेक्शन बहुत टफ प्रोसेस से होना चाहिए, बहुत टफ प्रोसेस से होना चाहिए। और आने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, है ना, वक्त मिलना चाहिए, स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, तभी वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा, है। चलो आ जाओ। अब अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर कहते हैं कि अगर कंपनी के अंदर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कोई कंपनी के अंदर अगर इनिशिएटिव ले रहा है, तो उसको इनिशिएटिव का मतलब ये हो गया कि कंपनी के अंदर कोई अगर खुद से कोई एम्प्लॉय आ रहा है, कोई सजेशन दे दे, तो उसको एक्सेप्ट करो बहुत अच्छे से, है ना। ये नहीं कि उसको डांट के भगा दिया, गलत है ये। गूगल के अंदर क्या हुआ, एक बार मैं गूगल की कहानी सुनाता हूँ, इनिशिएटिव से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, गूगल के बड़े छोटे छोटे ना प्यारे प्यारे से 2 इंजीनियर थे, नया नया ज्वाइन हुआ था, फ्रेश बेचारे थे। तो गूगल के ना बड़े बड़े कैफेटेरिया होते हैं गूगल में, तो वो दोनों बेचारे कॉफ़ी पी रहे थे, और कॉफ़ी पीते पीते इधर मुँह करके बैठे हुए थे, और इनके पीछे ही इनका मैनेजर बैठा हुआ था। वो दोनों लड़के बेचारे मस्त अपना फ्रेशर थे, चाय पी रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। गूगल बोलते हैं लोग अपने आप को, मैनेजर पीछे सुन रहा है, गूगल बोलते हैं लोग अपने को। एक इमोजी बनाई है, वो भी तक तो ढंग से बनाया नहीं है, एक इमोजी बनाई वो तो ढंग से बनाया नहीं, और क्या गूगल बोलते हैं ये लोग अपने आप को। मैनेजर ऐसे पीछे मुड़ा, तो कंपनी का मजाक उड़ाते हो, हाँ भागा ऐसे, काम करो जाके। डांट के भगा दिया बिल्कुल उनको, है कंपनी का मजाक उड़ा रहे। वी आर द गूगल, वी आर नंबर 1 कंपनी ऑफ दिस वर्ल्ड, हमारा मजाक उड़ाओगे, हैं। फिर वही मैनेजर एक दिन ना सुंदर पिचाई के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था, हैं। तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा बॉस की चापलूसी करने के लिए क्या बोला उसने, अरे सर अभी 2 दिन पहले ना 2 छोटे छोटे मैनेजर थे, हमको बोल रहे थे गूगल को कि हम एक इमोजी तक नहीं बना पाए ठीक से, बताइए सर। मैंने डांट के भगा दिया उन लोग को। सुंदर पिचाई को आया गुस्सा, भगाया क्यों उसको, हाँ? अभी बुला के लाओ, फायर कर दूंगा तुझे, बुला के लाओ हम दोनों को। सुंदर पिचाई बुलवाया, वो दोनों को बुलाया, बोला बुला के। अच्छा, जब ये बात उन लोग को पता चली कि सुंदर पिचाई ने बुलाया है, बेचारे हाथ पैर फूल गए उन लोग के। क्या हो गया, गूगल का मैंने मजाक उड़ा दिया कि नौकरी तो नहीं चली गई। बेचारे डरते हुए बिल्कुल केबिन के अंदर आए, बैठाए। सुंदर पिचाई ने चाय ऑफर करी, चाय पियो तुम लोग। बोले तुम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे थे, कोई हम लोगों ने इमोजी गलत बना दी है, बताओ ज़रा कौन सी इमोजी गलत बनाई। तो लोग डरते रहते बोले अरे नहीं सर, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे तो कुछ टाइम से बताओ अभी तुरंत बताओ।
तो उन लोगों ने बताया कि सर वो एक्चुअली ना वो जो बर्गर होता है ना सर, पहले हम बर्गर रखते हैं ना, हैं, फिर उसके बाद हम वो लेटस रखते हैं, फिर उसके बाद टिक्की रखते हैं, फिर बन रखते हैं। आपने जो इमोजी बनाई ना उसमें उल्टा कर दिया, पहले बन रखा है, फिर टिक्की रख दी, फिर लेटस रखा है, फिर बन रखा है, गड़बड़ हो गया सर, ये गलत हो गया। सुंदर पिचाई ने कहा यार बात तो सही है यार, तुरंत अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, बोला सही करो, बर्गर गलत बनाते तुम, बर्गर सही कर। कितनी छोटी सी चीज़ है, कितनी छोटी सी चीज़ है, इतनी छोटी, गूगल के लिए 0.0001% छोटी चीज़ है। दैट्स वाई दे आर गूगल, दैट्स वाई दे आर द नंबर 1 कंपनी ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने तुरंत उसको सही करवाया, वहीं पे बैठे बैठे सही करवाया उसको। उन्होंने बोला अच्छा और बताओ, और किसी इमोजी में कमी? नहीं सर एक इमोजी और है, बियर की इमोजी गलत बनाई है आपने। ये है था बियर का ये ग्लास है, सोचो सर बियर यहाँ तक भरा हुआ है और इसके ऊपर जो झाग निकल रही है वो इसके ऊपर निकल रही है। भाई जब बियर यहीं तक भरा हुआ है तो झाग यहाँ से कैसे निकल सकती है, ये जगह खाली क्यों है? तो पिचाई ने कहा बात तो सही है। फिर सुंदर पिचाई ने कहा इसको पूरा भरो, ये ग्लास को पूरा भरो इसको, तभी तो झाग यहाँ से निकलेगी। फिर दोनों एम्प्लॉयज़ को सुनिए अब ध्यान से, इतना छोटा सा इनिशिएटिव लिया उन दोनों ने। फिर भी सुंदर पिचाई ने क्या किया, दूसरा कोई बॉस होता मार के भगा देता। सुंदर पिचाई ने क्या किया, एक बड़ा सा अवार्ड फंक्शन रखा, उसमें दोनों को अवार्ड दिया, कैश रिवॉर्ड दिया, ताकि अगर कल को कोई एम्प्लॉई छोटा सा अगर उसको कंपनी के अंदर कहीं गलत दिखे तो वो बात सुंदर पिचाई तक आए। ये रास्ता उन्होंने खोल दिया, ये दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। That's why they are the number 1 company of this world, bro. That's the thing. ये चीज़ होता है, ये होता है जब कोई आपकी कंपनी के अंदर कुछ लेके आ रहा है ना सजेशन, उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, नेगेटिव तरीके से नहीं लीजिए, है ना। ये कह रहे हैं फ्योल कि कोई अगर आ रहा है, कोई एम्प्लॉई आपको बता रहा है कि सर ये कंपनी में गलत हो रहा है, उसको सुनो पॉजिटिवली, उसको सही करने की कोशिश करो और फिर उस एम्प्लॉई को शाबाशी दो कि वाह आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बिल्कुल सही किया। ये होता है ना। चलो आ जाओ लास्ट। फ्योल कहते हैं कि भाई देखो कंपनी के अंदर ना टीम स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि बिना टीम स्पिरिट के कंपनी कभी नहीं आगे जाएगी, है ना, कभी नहीं जाएगी बिना टीम के। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक जाना चाहते हैं तो टीम के साथ जाइए, ना, टीम के साथ जाइए। थक जाएंगे ना तो कुछ लोग कंधा दे के चले जाएंगे, आपको टीम स्पिरिट होना चाहिए, है ना। फिर कहते हैं कि जब आप कंपनी के अंदर स्पीच वगैरह दीजिए ना, कोई अगर मान लीजिए जैसे कंपनी ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, एज ए मैनेजर आप अपने एम्प्लॉयज़ के सामने गए स्पीच देने, वहाँ आप ये मत बोलिए कि आई डिड दिस, मैंने ये किया, तो एम्प्लॉय को लगेगा अच्छा मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया। फिर वहाँ पूरी टीम को अप्रिशिएट करिए कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, हमारी टीम ने किया। अपने आप को एक्सक्लूड कर दीजिए आप, या अगर अपने आप को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो ये बोलिए कि हमारी टीम ने किया, हमारी में आप भी आगे, हमारी टीम ने किया, सबको इंक्लूड करिए। इससे टीम को भी लगेगा कि यार बढ़िया बॉस है, हमको भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया है तो हमको अप्रिशिएशन मिल रहा है। हाँ ये चीज़ है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फ्योल का, वो पूरा ख़त्म हुआ, ठीक है बेटा। कैसा लगा ज़रूर बताना, और सबसे फेवरेट एग्जाम्पल तुम्हारा कौन सा था कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और ये सुनो, इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ यार, भेज दो। क्यों नहीं भेज रहे हो, क्यों मिस करवा रहे हो उससे, अकेले पढ़ रहे हो तुम? हाँ भेजो उसको अभी तुरंत व्हाट्सएप पे प्यारा बच्चा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं और उसके टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।